माँ बाप पूरी जिंदगी पूंजी लगा देते हैं। हम लोग जैसे माँ बाप कभी सूट नहीं पहना, अपने बच्चों पर सारे पैसे लगा दिए। वो बच्चे 8-10 हजार 5 हजार के लिए रोजगार ढूंढते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन आज तक नहीं बनी है हमारी। एक मेडिकल कॉलेज मिला है तो वो भी तब मिला है जब पूरे इंडिया में 250 मेडिकल कॉलेज बनने थे, हमको भी उठा के दे दिया गया, ऐसा हुआ। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है और ये होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार चाहे जो हो, कैसे सिस्टम बनाना ये उसकी जिम्मेदारी। जो 20,000 की क्षमता रखता है उसे 20,000 मिले, जो 1 लाख की क्षमता रखता है उसे 1 लाख मिले। आपसी भाईचारा बनाने का एक बयान देना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है, ऐसे में राहुल गांधी आते हैं और वो बोलते हैं बेरोजगारों को जॉब देंगे, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये संभव है? नमस्कार, मेरा नाम संदीप पटेल है और उत्तर प्रदेश की सभी बुंदेलखंड की सीटों को कवर करने के दौरान हम पहुंचे फतेहपुर, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत कर वहां के मुद्दों को जाना। ठीक है, चल रहा है, मिला जुला है, दावेदार है टक्कर में। उसके बाद सेकंड में समाजवादी की लग रही है। समाजवादी और भाजपा में टक्कर है, लेकिन हमें मजबूत भाजपा ही लग रही है। और अगर यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं? और जब आप अपने प्रत्याशी को, किसी प्रत्याशी को जब आप वोट देने जाएंगे तो आप क्या कुछ देखेंगे कि उस प्रत्याशी में वो क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, प्रत्याशी जितने हैं सब जाने पहचाने हैं, तो पहले से भी है। सभी मतलब जितने प्रत्याशी हो सारे जान पहचान के। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दों का हल तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मुद्दे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन आज तक नहीं बनी है हमारी। एक जमाना हो गया वीपी सिंह के जमाने से, पास है, आज तक नहीं बन पाई है। इसलिए बेसिक समस्याएं और भी बहुत ढेरों सारी है। हमारे शहर को कुछ भी स्पेशल नहीं मिला है, मतलब ये अलग से फतेहपुर के लिए किया गया हो। एक मेडिकल कॉलेज मिला है तो वो भी तब मिला है जब पूरे इंडिया में 250 मेडिकल कॉलेज बनने थे, हमको भी उठा के दे दिया गया, ऐसा हुआ। मतलब कुछ भी स्पेशल हमारे फतेहपुर को नहीं मिला है अभी तक, किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी से। मुद्दे तो बहुत सारे हैं देश में। अहम मुद्दा तो है कि जो लड़के पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार कोई भी आए, ये समस्या का हल जरूरी निकालना कि जो बच्चे जेंटलमैन पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो 10,000 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनके माँ बाप अपनी जिंदगी का सारा पैसा लगा देते हैं। महज जो बच्चे 5-10 हजार पर नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसे में अभी राहुल गांधी झांसी में आए हुए थे और उन्होंने बताया कि वो सभी बेरोजगारों को जॉब देंगे, तो उनका इस बारे में क्या संभव लगता है और इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आजमाना तो सबको चाहिए। रोड पे टहलते हैं और रोजगार ढूंढते हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है और ये होना ही नहीं चाहिए। ये सरकार चाहे जो हो, कैसे सिस्टम बनाना ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देना, किसानों को सहूलियत देना, शहरों का मेंटेन, देहातों का मेंटेन, ये बहुत जरूरी काम है। अहम मुद्दे ये है नहीं कि अहम मुद्दे बहुत सारी बातें नहीं, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई सरकार आए, अहम मुद्दे जो जवान लड़के पढ़ लिख के माँ बाप पूरी जिंदगी पूंजी लगा देते हैं। हम लोग जैसे माँ बाप कभी सूट नहीं पहना, अपने बच्चों पर सारे पैसे लगा दिए। वो बच्चे 8-10 हजार 5 हजार के लिए रोजगार ढूंढते हैं। वो मेंटेनेंस से रह सकते हैं, बस 5,000 रुपए में नहीं रह सकते। ये जरूरी है कि सरकार जो भी बने उसको ये चाहिए कि जवान लड़के जो पढ़ लिख के वाकई इस काबिल हैं, उन्हें नौकरी देनी चाहिए। बस ये मेरी। इसके लिए सरकार और क्या कुछ कर सकती है, ऐसा कोई सुझाव? देखिए, सुझाव क्या है, देखिए हमारे बगल में चाइना है, इतनी खुशहाली क्यों आ गई? क्या उससे खुशहाल देश है, खेती बाड़ी है, सारी सहूलियत है, उसके बावजूद हमारे देश के लोग इतने बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं? ये कौन सोचेगा? आप ये सोचिए कि इतनी ज्यादा सहूलियत, सारी चीजें मुहैया है, हर चीज मुहैया है, खेती है, बाड़ी है, पेड़ है, हरियाली है, पानी है, उसके बावजूद लोग बेरोजगार। इसकी क्या वजह है? कुछ सरकार को सिस्टम बनाना चाहिए कि हमारे देश के लड़के पढ़े लिखे या शहर के, याद देखिए रिक्शा चला रहे 10 रुपए के लिए दौड़े जा रहे। आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि लोगों को रोजगार आसानी से मिले। ये आपकी जरूरत, चाहे वो सरकार किसी की भी आए, वो किसकी सरकार आती है इसकी जिम्मेदारी नहीं है। अहम मुद्दा ये है कि मेन बात जो है, नौजवानों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये देश का मुस्तकबिल होता है। लोग कहते हैं मुस्तकबिल यही तो देश चलाएंगे, जो देश चलाएगा वो 5,000 10 हजार में नौकरी करेगा। वो जेंटलमैन लड़का जिसके पास 50 लाख रुपया लगाए हुए हैं, उसको आप कहिए 10 हजार में जाके नौकरी करो, 10 हजार रुपये उसका मेंटेनेंस का कपड़े का नहीं आता। आप कहते प्राइवेट जॉब बहुत, कितने कंपटीशन में लड़के आएंगे, ये भी तो आप सोचिए। कहा लड़का इतना जेंटलमैन है? तो ये चीज मेन समस्या कुछ नहीं है। मेन समस्या ये है देश की कि हमारी तो ये बात है कि सरकार चाहे जिसकी आए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकारों को चाहिए वो कोई भी आए, इस बात के लिए एक मिशन बनाए कि नए लड़के जो आते हैं उनको इस काबिल हैं तो उनको रोजगार दिया जाए। उनको ये महन मुद्दा है मेरे लिए। मैं तो अहम इसको मानता हूँ। अगर देश का मुस्तकबिल
अच्छा होगा, नौजवान नौकरी पाएंगे, उनके माँ बाप जो बगैर कपड़ा सिलाए हुए रेडीमेड कपड़ा खरीद। अभी भाई साहब ने साथ ही में औद्योगिक क्रांति की बात करी, तो वो क्या है, कुछ बताइए। देखिए, जैसे चाचा ने बताया अभी कि चाइना में कैसे खुशहाली आ गई। चाइना में खुशहाली इसलिए कि उन्होंने एक औद्योगिक क्रांति बनाई, मतलब हर घर में व्यवसाय, हर घर में व्यापार, हर आदमी के पास काम। हमारे देश में इस चीज की कमी है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करी है तो मैं पुनावली के एक क्षेत्र में गया हुआ था अभी, वहाँ पे योगी सरकार ऐसे औद्योगिक के लिए अगर एक चीज कर रही है तो वो एक दिया करके एक वहाँ पे है, तो वो एक वहाँ पे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं कैसे कर रही है कि कंपनियों को ला रही है और किसानों की जमीन कम रेट में खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार का ये औद्योगिक क्रांति की तरफ कदम माना जा सकता है, देखा जा सकता है। नहीं, कदम बनाना, देखिए योजनाएं बनाना और योजनाओं को क्रियान्वित करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। सरकार के पास योजनाएं तो ढेर सारी सुनने को मिलती हैं, ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन उनपे काम कितना हुआ है। जरूरी नहीं कि सरकार सबको, जैसे चाचा ने ये बताया कि लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, हम ये नहीं कहते सबको सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था तो बननी चाहिए ना। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब एक औद्योगिक क्रांति पैदा हो, रोजगार के अवसर मिले, जो सरकारी के लायक है उसको सरकारी मिले, जो प्राइवेट के लायक है उसे प्राइवेट मिले, जो 20,000 की क्षमता रखता है उसे 20,000 मिले, जो 1 लाख की क्षमता रखता है उसे 1 लाख मिले। लेकिन रोजगार तो मिलना जरूरी है ना, ये बड़ा मुद्दा है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उससे हमारा भविष्य तय है। अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो आगे चल के क्या होगा? आगे तो कोई भविष्य नहीं है ना। कुछ सारी सरकारों का ही भविष्य खतरे में जा रहा है, देश भी खतरे में जा रहा है, मतलब कुल मिला के मानवता ही समझ लीजिए खतरे में जा रही है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं कि भाई साहब इस बार जब चुनाव में आपने अपने प्रत्याशी को चुनने जाएंगे तो आप अपने जब प्रत्याशी को चुनेंगे तो क्या कुछ देखेंगे कि आपके क्या स्थानीय मुद्दे होने वाले हैं और उस प्रत्याशी में क्या क्वालिटी होगी? देखिए, एक्चुअली ऐसा होता है कि हम जो सोच के जाते हैं, जिसको चुनकर और हम और वोट डालते हैं, तो उम्मीद तो ठीक रहता है कि हमको ये होगा, लेकिन जब इलेक्शन होने के बाद जब चाहे भाजपा जीते या सपा जीते, उम्मीद तो होती है चलो अगर भाजपा जीत रही है, वो काम करा रही है तो हमें अच्छा लगेगा, सपा जीत रही काम कर हमें अच्छा लगेगा। जब दोनों ही काम नहीं कराए तो हम किसके पास जाएंगे? फिर ऐसे में कोई और विकल्प? ऐसे में तो कोई विकल्प ही नहीं, मजबूरी हमारी है, देना है तो देना है। ये सोच के अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि बीजेपी काम करेगी, अगर करती है हमारे लिए खुशी की बात है, नहीं करती है तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे मेन मुद्दा ये है, अगर कर रही है, अगर भलाई कर रही है, रोजगार दे रही है लोगों को, मतलब कि एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी को ये चीज करना चाहिए कि आपसी भाईचारा बनाने का एक बयान देना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं कर पा रही है, ऐसे में राहुल गांधी आते हैं और वो बोलते हैं बेरोजगारों को जॉब देंगे, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये संभव है? ये जो जुमले होते हैं नेता लोगों के, जब मंच में इंसान खड़ा होता है, एक भाषण देता है, उसमें तो कोई विकल्प नहीं होता है। जनता इकट्ठा होती है, वहाँ पे ऐसा हम क्या बोले कि लोग हमसे प्रसन्न होकर हमको वोट डालें, और वो आगे 100% जी होता है, वोट डालते हैं, लेकिन जब बाद में धोखा होता है तो वो चीज इंसान कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और हमारे कहना अगर बीजेपी जीत रही है तो काम करके दिखाएं, सपा जीत रही है तो काम करेगा, बसपा कोई भी सरकार हो, ये नहीं जरूरी नहीं कि आप बीजेपी को वोट डालें, किसी को भी वोट डालें। ये कि अगर बीजेपी को होना चाहिए कि जनता अगर हमारे पर भरोसा कर रही है, हमको हमको खड़ा उतरना चाहिए। अगर लहर की बात करी जाए तो इस वक्त देश में नारा लगाया जा रहा है, लहर है और बीजेपी लहर, कांग्रेस की भी है, सपा की, तीनों की लहर। लग रहा है बीजेपी इस बार 400 पार कर पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा है। फतेहपुर के तो बहुत अच्छे हाल हैं और काफी तरक्की हुई है फतेहपुर में। मेडिकल कॉलेज जैसे लोगों ने देखा है, अभी बड़ी उपलब्धि है ये मेडिकल कॉलेज की हमारे लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद के धक्के जो खाते थे, तो आने वाले कल में कम से कम जनता को ये राहत मिल जाएगी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ न जाकर अपने फतेहपुर जिले में ही इलाज और अच्छी सुविधा मिल सकती है। और अगर यहाँ पे लहर की बात करी जाए तो इसका किस प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे फतेहपुर में दबाव मांगेगा? अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारी सांसद जी भी अभी चुनाव में है, अच्छे फाइट कर रही हैं, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी ये कुछ बताया नहीं जा सकता कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि दोनों की बहुत अच्छी टक्कर है और मुकाबला बहुत अच्छा होगा। इन मुकाबले के बीच में अगर खर्चे की बात करी जाए तो एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार फतेहपुर में जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने जो चुनावी में जो ब्यौरा है उससे 2 गुना या 3 गुना खर्चा कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ कहना है?
उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो उनकी अपनी अपनी निजी राय है, क्या कर रहा है कौन, कितना क्या खर्चा कर रहा है, जिसके बाद जितना होता है उतना खर्चा करता है, उसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह है कि ठीक है, चुनाव अच्छा है। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक निर्धारित वो तय करके रखा है सीमा, लेकिन उसको तोड़ के अगर फिर प्रत्याशी अभी जा रहा है तो आगे क्या होगा? अगर वो है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, वो निर्वाचन आयोग खुद कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ। कोई भी हो प्रत्याशी, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, अगर वो निर्वाचन आयोग का उल्लंघन कर रहा है या उसके नियमों का तोड़ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई निर्वाचन आयोग खुद करेगी, उसमें कोई हमारा कुछ वो नहीं है। और अगर एज अ वोटर देखे जाए तो जब आप किसी भी प्रत्याशी को चुनने जाएंगे तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, क्या देखेंगे आप उस प्रत्याशी? स्थानीय मुद्दे यही है कि जनता को सुविधा मिल सके, मेडिकल के, शिक्षा की, लाइट की, सिविल लाइन की, यही सब सारी चीजें हैं। और बाकी जनता को क्या चाहिए, बस यही सारी सुविधाएं अगर वो मिल जाती है सब ठीक है। सिविल लाइन की अगर बात करी जाए तो अभी कुछ लोगों के द्वारा पता चला कि एक लंबे समय से अभी तक सिविल लाइन इस शहर में नहीं बनी। हाँ, अभी नहीं बन पाई है, लेकिन लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं कि पास हो गई है, लेकिन अभी कार्य उसका शुरू नहीं हुआ। अभी चुनाव के बाद ये देखते हैं कि कब कार्य शुरू होता है, कब नहीं शुरू होता है। वो तो चुनाव के आने वाले कल में, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी को। लेकिन ये है कि आने वाले कल में ये देखना है कि फतेहपुर के लिए कौन कितना विकास और कर पा रहा है। तो अगर यहाँ पे फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पे फतेहपुर में क्या चुनावी माहौल है? माहौल ही नहीं नजर आ रहा है कुछ इस समय, कोई माहौल नजर नहीं कोई माहौल नहीं। और अगर जो पिछले कैंडिडेट थे जो दोबारा दावेदारी कर रहे हैं और जो यहाँ पे जो दूसरे मौजूद हैं, तो उसमें किसी की दावेदारी ज्यादा नजर आ रही है? दोनों बराबर से लड़ रहे हैं भाई, हम लोग क्या बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे स्थानीय मुद्दों की बात करी जाए, जब आप अपने एज अ प्रत्याशी के तौर पे अपना एज अ वोटर अपने प्रत्याशी को चुनने जाएंगे तो आपके क्या स्थानीय? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे कि यहाँ पे आज तक जो है हमारा तो मानना है कि ज्यादा विकास ही नहीं हुआ अभी तक, और सड़कें बनने से या चौराहा बनने से विकास तो कहा नहीं जा सकता। और जो समस्याएं हैं वो आज तक है, अब इसमें हम बता नहीं सकते कि क्या उनकी समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत सी हैं, क्या बोल सकते हैं। जैसे अगर सड़क और चौराहे की बात की जाए तो इसमें फिर विकास की क्या परिभाषा? भाई देखिए, विकास की परिभाषा ये है कि बच्चों को, युवाओं को रोजगार चाहिए। दुकानदार जो है रो रहा है, आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी रो रहा है भाई ऑनलाइन। भाई हम तो एक ऐसे व्यापारी कहेंगे कि कोई भी सांसद जी हो या जो भी पार्टी है, तो हमारा तो यही निवेदन है कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद होनी चाहिए। तो ये जहाँ पे एक बार पूरा मोदी लेके डिजिटल इंडिया की तरफ पूरे इंडिया को ले जा रहे हैं, वहीं पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको ऑनलाइन बंद होना चाहिए, इसका कोई कारण विशेषता जो आपके पास होती है? यही है कि देखिए, हम लोग जो है, मान लो हम लोग दुकान बैठ के मेहनत करके, आप हमसे जो है मोल भाव भी कर सकते हैं। वहाँ तो मोल भाव वाली कोई नहीं है, आपको जो दिख रहा है वो ला रहे हैं। आपको ब्रांड जो है जो मांग रहे हैं हमसे, वो ब्रांड ऑनलाइन थोड़ा मिलेंगे आपको।